इस पत्रकार वार्ता में आप सबका स्वागत है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार का 2 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर कल बिलासपुर में सरकार का जश्न आप सब लोगों ने देखा भी और सुना भी। और मैं तो ये कहूँगा कि हिमाचल के इतिहास में ऐसी परिस्थिति शायद पहली बार है कि सरकार का 2 वर्ष का कार्यकाल बीतने के बाद उपलब्धियों के नाम पर एक भी चीज नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी जश्न मनाया जा रहा है। एक तरफ हिमाचल प्रदेश घोर आर्थिक संकट के दौर में से गुजर रहा है, जिसका मुख्यमंत्री कभी विधानसभा के अंदर, कभी जनसभा में, कभी अधिकारियों की बैठकों में जिक्र करते रहते हैं। और उसके बाद जब उपलब्धि के नाम पर कुछ नहीं, उसके बावजूद भी लगभग 25 करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश के इस जश्न को मनाने में फूंक दिए जाते हैं। पहले जश्न का स्वरूप कुछ और तरह का बनाया गया था। केंद्र से राहुल गांधी को निमंत्रण दिया, उन्होंने मना कर दिया। सोनिया गांधी को निमंत्रण दिया, उन्होंने मना किया। प्रियंका गांधी को निमंत्रण दिया, उन्होंने मना किया। अंत में खड़गे जी को निमंत्रण दिया, उन्होंने मना किया। और सीधी सी बात है कि केंद्र का कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व ने यह साफ संदेश दिया कि हिमाचल प्रदेश में 2 साल के कार्यकाल में सरकार चल पाई, इसके सिवाय कोई भी उपलब्धि के नाम पर जिक्र करने लायक बात नहीं है। इसलिए उन्हें किनारा किया सब लोगों ने। और मैं इस बात को मैं ये भी कह रहा हूं कि पिछली बार भी जब 1 साल का कार्यकाल पूरा हुआ था, उस वक्त भी प्रियंका गांधी यहां हिमाचल प्रदेश में ही शिमला थी और उन्होंने भी आना उचित नहीं समझा। न तब आए न अब आए। और इसका साफ और स्पष्ट संदेश है कि कांग्रेस पार्टी की हाईकमान की ओर से ये संदेश बड़ा स्पष्ट है कि जश्न मनाने लायक कोई चीज थी नहीं। यहां हिमाचल प्रदेश में आउटसोर्स कर्मचारियों को 4 महीने से सैलरी नहीं मिली, लेकिन सरकार 25 करोड़ रुपए से ज्यादा जश्न मनाने पर खर्च कर रही है। आज दिसंबर की 12 तारीख है। आज एचआरटीसी के पेंशनर को आज शायद पेंशन मिली है, आज मुझे जो जानकारी मिली है। और कल वहां पर बड़े ऊंचे शब्दों में कहा जा रहा था कि किसकी पेंशन रही तो नहीं, किसी की सैलरी रही तो नहीं। यानी कि मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि वर्तमान सरकार हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की झूठ बोलने की सारी सीमाएं लांघ चुकी है। और इसलिए जब उपलब्धि के नाम पर कुछ नहीं, जब हिमाचल प्रदेश की चारों तरफ जो है वो फजीहत होती जा रही है, जब हिमाचल प्रदेश नीलामी के कगार पर पहुंच गया, ऐसी सूरत में भारतीय जनता पार्टी ने कल महामहिम राज्यपाल महोदय जी को 2 साल का कांग्रेस पार्टी का कच्चा चिट्ठा, जिसका मैं
आप सबके सामने ये जिक्र कर रहा हूं, ये सबमिट किया है। और हमारा एजेंडा बड़ा स्पष्ट है, साफ है, और इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। कल सिर्फ राजनीतिक भाषण हुए वहां पर, लेकिन जो हमने जो प्रश्न खड़े किए हैं, जो आरोप लगाए हैं, क्या उस पर कोई सफाई देने की स्थिति में हो पाया? उस पर आज तक कोई भी आदमी, कोई भी नेता कांग्रेस पार्टी बोलने की जरूरत नहीं कर पाया है, क्योंकि जो आरोप लगे हैं वो गंभीर हैं, और गंभीर ही नहीं है, वो आरोप संगीन भी हैं, और तथ्य के साथ भारतीय जनता पार्टी ने उन दस्तावेजों को जो है वो प्रस्तुत किया हुआ है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर के भारतीय जनता पार्टी प्रमुख रूप से अपनी बात पहले दिन से कह रही है। जब से सरकार बनी है, कुछ बातें इस प्रकार से घटित होने लगी जिन पर प्रश्न खड़े हो रहे थे, और सबसे पहली शुरुआत मुख्यमंत्री के कार्यालय से हुई। मुख्यमंत्री के कार्यालय पर गंभीर आरोप लगने लगे, वहां बैठे अधिकारियों के ऊपर आरोप लगने लगे, और उसके बाद एक चिट्ठी जो पूरे प्रदेश में भी और उसके बाद केंद्र तक वो पहुंची, जिसमें मैसेज पटेल इंजीनियरिंग कंपनी द्वारा जो है 25 करोड़ रुपए के को लेन देन को लेकर के बातचीत चर्चा में आई थी। हम उस बात को लेकर के आज तक भी जवाब मांग रहे हैं कि उसमें आपका कहना क्या है। एक एक चीज जो है उसमें एस्टेब्लिश होने की दिशा में जो है तथ्य के साथ जो है हमने एक बार नहीं अनेकों बार कह दी। प्रोजेक्ट को जो पूरा करने का जो समय था उसको आपने बढ़ा दिया, और जबकि उसमें जो है 162 करोड़ रुपए का जुर्माना लगना था उसको भी आपने छोड़ दिया, और कंपनी को 150 करोड़ रुपए का काम बढ़ा करके 288 करोड़ रुपए आपने कर दिया। और खास तौर से जो घपला असली आगे जो घपला उसमें जो है, जो भ्रष्टाचार इसमें हुआ है, वो सबसे ज्यादा कि जो मिट्टी की मलबे की जो क्वांटिटी उसको बढ़ा करके 1,74,000 क्यूबिक मीटर से बढ़ा करके 3,74,000 क्यूबिक मीटर उसको बनाना, ये सीधा सीधा भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। हम हिमाचल प्रदेश की सरकार से ये पूछते हैं कि इस सारे मामले को लेकर के आपका क्या कहना है। पिछले कल इन्होंने भाषण दिए, राजनीतिक भाषण दिए, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने इस सारे विषय पर अपनी बात स्पष्ट नहीं की है। और उसी तरह से दूसरा विषय अगर हम बात कहें, भ्रष्टाचार के नाते एक ग्लेरियन एग्जांपल जो है वो शराब घोटाला है। मैंने कल भी संक्षेप में बात कही, मैं इस बारे में ज्यादा कल नहीं बोल पाया। क्या आवश्यकता पड़ी छोटे यूनिट को बड़े यूनिट में कन्वर्ट करने की? इसमें क्लैरिटी नहीं है। और वो बड़े यूनिट बना करके कुछ लोगों को ले दे करके जिस प्रकार से दिए गए, बांटे गए, वो अपने आप में जांच का विषय है। बिलासपुर में रात के अंधेरे में टेंडर डाले जाते हैं, उसकी वीडियो भी आप तक शायद मिकल में पहुंची होगी। उसके संदर्भ में आपका क्या कहना है? और जो रेवेन्यू इंक्रीज की अगर आप बात कर रहे हैं, हकीकत यह है कि
भारतीय जनता पार्टी का भी हमारा जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर था, लगभग 23% की इंक्रीज उस दौर में भी जो है उसमें रेवेन्यू में आई थी। और कांग्रेस की गवर्नमेंट में नए सिरे से टेंडर करने के बाद भी जो इंक्रीज जो जिसका वो जिक्र कर रहे हैं कि हमने इतना 100 करोड़ रुपए, वो आंकड़े हर रोज बदलते रहते हैं उनके। मुख्यमंत्री और बोलते हैं, मंत्री कुछ और बोलते हैं, उप मुख्यमंत्री कुछ और बोलते हैं। क्लैरिटी नहीं है उसमें सारी चीज को लेकर के। अगर आप जा करके आप इसमें जाइए, आप साइट में जाइए और उसमें साइट में आपको मिल जाएगी, डिटेल मिल जाएगी कि रेवेन्यू में इंक्रीज हुई कितनी है। सही मायने में नेग्लिजिबल इंक्रीज हुई है। और इसके अलावा जो बहुत सारे शराब के ठेकेदार वो जो छोड़ करके चले गए, उनसे रिकवरी का क्या हुआ, यह भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है। इस सारी चीज को लेकर के भी हम आपसे सरकार से जवाब मांग रहे हैं। 26 जुलाई 2024 को पानीपत पुलिस में पांवटा साहब में स्थित शराब की फैक्ट्री पर 970 शराब की पेटियां अवैध रूप से बिहार ले जाते हुए पकड़ा गया। और यही नहीं, ट्रक में शराब की पेटियों को चूने की बोरियों से ढक करके ले जाया जा रहा था। ऐसी एक घटना नहीं। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि एक प्रभावशाली नेता कांग्रेस पार्टी की सरकार में इस सारी एक्साइज की जिम्मेवारी संभाले हुए हैं और अभी तो वो दायित्व मुक्त हो गए हैं कोर्ट के फैसले के मुताबिक। और इसके अलावा ऊना जिला में एक नेता जो चुनाव लड़ते हैं, हारते हैं, उनका इन्वॉल्वमेंट किस प्रकार से इस लिकर के माफिया के साथ बना हुआ है, यह भी जांच का विषय है। इस बात को लेकर के भी मैं साफ शब्दों में कह रहा हूं। ईडी ने हिमाचल प्रदेश में कार्रवाई की नालागढ़ में, जिसमें 9 करोड़ 31 लाख रुपए की जो है वो संपत्ति जब्त की है। और वर्तमान में अभी हालात तो यह है, जो शराब नीति जिसका जिक्र बड़े भारी हमारे मुख्यमंत्री जी करते हैं, मैक्सिमम रिटेल प्राइस MRP लिखने के बजाय मिनिमम रिटेल प्राइस लिखा जा रहा है। आप जाकर के कुल्लू में जाकर के देखिए, आप जाकर के दूसरे हिस्सों में जाकर के देखिए किस प्रकार से उससे करोड़ों रुपए का स्टेट गवर्नमेंट को नुकसान हो रहा है। और इसके बाद आगे बढ़कर के अगर हम कहते हैं, अगर भू घोटाले की अगर बात कहते हैं, जमीन के घोटाले की अगर बात कहते हैं, कांग्रेस पार्टी के एक नेता मुख्यमंत्री के बहुत नजदीकी अजय कुमार राजेंद्र राणा, ये राजेंद्र राणा वो नहीं है, और प्रभात चंद, महेश्वर सिंह, ऐसे कुछ नाम है। 70 कनाल जमीन जो है वो मुबलिक 2,60,000 रुपए में 3 अलग अलग रजिस्ट्री में जो है वो खरीदी गई। और उस समय वहां के जो तहसीलदार अनिल मनकोटिया आज मुख्यमंत्री महोदय जी के OSD हैं। ये भी एक बड़ा जोरदार तरीका है कि ऐसे कामों में कुछ लोगों को ऐसे लगाया जाता है, फिर बाद में उनको बड़ा महत्वपूर्ण दायित्व दिया जाता है। अब 2023 में मुख्यमंत्री रहते हुए यह 70 कनाल जमीन 3 चेतों से हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम को 6 करोड़ 72 लाख 61,266 रुपए में, यानी कि 400% दाम पर बढ़ा करके दिलवाई गई। हम इसको क्या बोले? क्या ये भ्रष्टाचार नहीं है? अपने लोगों को, अपने मित्रों को इस प्रकार से लाभ पहुंचाने का सरकार का ऐसा उदाहरण मुझे लगता है कि शायद ऐसे बहुत कम मिलते हैं देखने को। और ऊपर से खासतौर से
जब हम बात कहते हैं कि एथिक्स की बात करते हैं, अमाउंट छोटा हो बड़ा हो वो कोई विषय नहीं, लेकिन क्या ये उचित है कि मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए किसी डिपार्टमेंट को जमीन दे करके उस जमीन की कीमत अपने खाते में डालना, परिवार के खाते में डालना, कोई ये एथिक्स में आता है? और मैं इस बात को कह सकता हूं, दावे के साथ कह सकता हूं कि ये एथिक्स के विरोध में है। और जिस प्रकार से उदाहरण हमारे कांग्रेस पार्टी के नेता देने की कोशिश करते हैं, दयालु हैं, ऐसा है वैसा है, सारी चीजों को लेकर के मुझे लगता है कि एथिक्स जो है ऐसी सारी चीजों के कारण जो है वो तार तार हुए पड़े हैं। खनन माफिया से संबंधित मुझे लगता है कि बहुत विस्तार से कहने की आवश्यकता नहीं है, उस बारे में तो विस्तार से बातें हुई पड़ी है। आज पहला प्रश्न इस बात को लेकर मैं जरूर पूछना चाहता हूं, आखिरकार बद्दी बरोटीवाला की एसपी किस वजह से छुट्टी पर रवाना हो गई? आज तक इसका जवाब नहीं दे पाए। रातों रात अपना सामान समेट करके अपने गांव चले गई। क्या यह जांच का विषय नहीं हो सकता है? क्योंकि भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, खनन माफिया को रोकने के लिए उन्होंने प्रयत्न किया, उसकी सजा उनको भुगतनी पड़ी है। और इसके अलावा जहां हिमाचल प्रदेश में, जैसे मैंने कहा कि पहले सारे त्रासदी के दौरान सारे क्रशर बंद कर दिए गए, लेकिन मित्रों का क्रशर चलता रहा और आज वो जांच के दायरे में है। अभी तक इस बात को लेकर के मुख्यमंत्री जी स्पष्ट नहीं कर पाए हैं कि उनके साथ उनका क्या संबंध है, आखिरकार वो क्या व्यवस्था है, क्या मजबूरी है। और एक तरफ से मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि उस क्षेत्र का कोई आदमी ऐसा हमारे साथ सीधा जोड़ देना वो उचित नहीं है। नाम तो तब जुड़ा जब वो गाड़ियों में बैठ करके आपके साथ सचिवालय के प्रांगण में प्रवेश करते हैं और बहुत आपने इज्जत के साथ उनका वहां उतरते वक्त खैर मकदम किया, स्वागत किया, दरवाजा खोला। इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं कहना है। इसके अलावा मैं कल भी एक संक्षेप में बात कही, ब्यास नदी में त्रासदी के दौरान बहुत बड़ा मलबा आया, उस मलबे को फिर बाद में ये कहा कि इसको तुरंत जो है वो हटाना चाहिए। हटाने का मतलब ये है कि नदी का नेचुरल कोर्स है उसको हमको रिस्टोर करना चाहिए। इस नाम पर अंधाधुंध मशीनें व्यास नदी के अंदर उतरती हैं, जेसीबी, बड़ी पोकलेंस, बड़े बड़े ट्रक, ट्रैक्टर्स, और रात दिन वहां पर खुदाई होती है। रात दिन उस मलबा के यानी कि वहां पर रेत और बजरा था, उस बजरे को उठाया गया। अभी तक मालूम नहीं हो पाया कितना बजरा उठाया गया, कहां उसको ले जाया गया, किन लोगों ने वो उस मलबे को उठाया, ये भी जांच का विषय है। सीधा कांग्रेस पार्टी के नेता, कांग्रेस के बड़े ठेकेदार इस सारे काम में संलिप्त हैं, यह हमारा आरोप है। इस सारे मामले में भी जांच होनी चाहिए। और खासतौर से कांगड़ा, ऊना, हमीरपुर में जिस प्रकार से खनन माफिया जो और सिरमौर पे हावी है, वो सारी चीज को लेकर के चिंता का विषय बना हुआ है। फिर हम अगर आगे बात कहते हैं हिमाचल ऑन सेल,
और मैं इस बात को लेकर के हैरान हूं कि कल वहां पर कुछ लोग चिल्ला चिल्ला करके कुछ बातें कहने की कोशिश कर रहे थे, वो ना खुद को समझ पे आ पा रही थी ना लोगों को समझ में आ पा रही थी। क्या यह सच्चाई नहीं है कि हिमाचल प्रदेश पालमपुर विश्वविद्यालय की जमीन 112 हेक्टेयर आप टूरिज्म के नाम पर किसी को बेच रहे थे? आपने ये फैसला अंतिम ले लिया था, लेकिन हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी। इससे बड़ा कोई दूसरा उदाहरण जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, जो हमारे भविष्य की नींव रखने वाले संस्थान हैं, आप उसकी जमीन बेच रहे हैं। आज तक हिमाचल के इतिहास में इस प्रकार से कोई उदाहरण नहीं देखने को मिला। लेकिन आपकी मंशा उसमें साफ हो गई थी, जाहिर हो गई थी, लेकिन उसके बावजूद वो रुका पड़ा है। इस सारे मामले में आपका क्या कहना है? आज हिमाचल भवन दिल्ली हमारा नीलाम हुआ पड़ा है कोर्ट के जजमेंट के मुताबिक, कोर्ट के फैसले के मुताबिक। क्या आपने डबल बेंच के लिए उसके लिए उचित नहीं समझा? डबल बेंच में जाकर के उसको रोकना चाहिए। क्या आपने उचित नहीं समझा कि हम हिमाचल प्रदेश में अगर आपके पास जो है वो 80 वकील जो सरकारी पैसा वहां पर लूट रहे हैं? मतलब अभिप्राय मेरे कहने का यह है कि वहां पर खड़े होकर के मूक दर्शक होकर के वहां पर गवर्नमेंट का पक्ष, सरकार का पक्ष रखने में पूरी तरह से विफल हैं। एडवोकेट जनरल से लेकर के एडिशनल एडवोकेट, डेप्टी एडवोकेट जनरल से लेकर के सारी जो टीम बना करके वहां पर खड़ी की, क्योंकि वो सुक्खू भाई जी की टीम है। उनको जो पैसा मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए, लेकिन प्रदेश बिकता रहे इस बात की परवाह नहीं। आप सीपीएस के कुर्सी बचाने के लिए 10 करोड़ अभी तक खर्च कर चुके हैं। उसके लिए तो वकील आपके दिल्ली से आते हैं और दिल्ली से 5 स्टार होटल में ठहरते हैं, स्टेट गेस्ट उनको डिक्लेयर किया जाता है और फी जो दी जाती है अभी तक जो है जिक्र उस फी का होता है। लेकिन अगर उनके खर्चे को भी शामिल किया जाए, आने जाने का, ठहरने का, स्टेट गेस्ट के नाते 10 करोड़ रुपए से ज्यादा की अदायगी अभी तक हिमाचल प्रदेश सरकार सीपीएस की कुर्सी को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक दे चुकी है और उसके बावजूद भी कुर्सी नहीं बच पाई। क्या आप हिमाचल भवन को बचाने के लिए कोई इस प्रकार से बड़े वकील लाने की कोशिश नहीं कर सकते थे? लेकिन मंशा नहीं थी। यह भी अपने आप में एक प्रश्न है जिस बात को लेकर के हम आप सबके आपके बीच में अपनी बात कह रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में टूरिज्म के 18 यूनिट को बंद करने के आदेश होना, यह सचमुच में बहुत बड़ा चिंता का विषय है। और उसमें फिर जाकर के बाद में 9 पर रोक लगी है, लेकिन 9 तो अभी तक भी लगे हुए हैं। ये कनाइजेंस है मिल करके ऐसे कुछ रास्ते तलाश रहे हैं पिछले 2 वर्षों से कुछ साथी, ताकि हिमाचल प्रदेश में इन टूरिज्म के यूनिट को बेचा जा सके। हम इस बात को लेकर के थोड़ा सहमत हो जाते, चलो हम मान लेते लॉस मेकिंग यूनिट्स के बारे में सोचा जा सकता था, लेकिन आपने उन यूनिट्स को भी लॉस मेकिंग यूनिट में डाल दिया जो प्रॉफिट देते हैं हिमाचल प्रदेश। चैल पैलेस आपका धौलाधार ये धर्मशाला का, आपका मनाली का टूरिज्म का हमारा यूनिट, वो सबके सब प्रॉफिट में चलते हैं। उसके बावजूद भी आप उनको बेचने पर आमदा हुए पड़े हैं। इसका मतलब कि आप ईमानदारी से इस काम में नहीं है। आप एक ही चीज चाह रहे हैं कि ये सारे यूनिट जो है हम बेच दें। और मुख्यमंत्री ने स्वयं इस बात को स्वीकार किया है। एक प्रेस्टिजियस न्यूज पेपर के एक इंटरव्यू में, जिसमें कहा है कि बार बार पूछा गया, 2 बार पूछा गया, मैंने सुना वो इंटरव्यू, जिसमें कहा गया कि
लॉस मेकिंग यूनिट है तो उनको आप क्या बेचने की सोचते हैं? तो उसमें उन्होंने कहा कि हाँ, उनको बेचना है, लॉस मेकिंग है तो उनको बेचना चाहिए। और एक तरफ से दूसरे इनके उप मुख्यमंत्री महोदय जो है चिल्ला चिल्ला करके बोलते हैं कोई उंगली नहीं लगा सकता। पहले आपस में तय कर लो आप लोग, मुख्यमंत्री क्या कहते हैं, उप मुख्यमंत्री क्या कहते हैं। इन सारी चीजों को लेकर के मेरा यही कहना है कि ये बहुत बड़े ऐसे उदाहरण हैं जिन चीजों को लेकर के कांग्रेस पार्टी से हम जवाब मांगते हैं। और आगे बढ़कर के मैं इस बात को लेकर के ये भी कहना चाहता हूं कि जो कोऑपरेटिव बैंक का जो ओटीएस का वन टाइम सेटलमेंट का एक उदाहरण देखने को मिला है, ऊना के जो विधायक के संदर्भ में 5 करोड़ 97 लाख में से 3 करोड़ 15 लाख रुपए माफ कर दिए गए। क्या ये पैसा अपने लोगों के ऊपर लुटाने के लिए है हिमाचल प्रदेश में? ये बहुत ऐसे ग्लेरिंग एग्जाम्पल है जिस पर जांच होना बहुत आवश्यक है। एक और मामला, जिस मामले को लेकर के मैंने पिछले कल भी थोड़ी सी बात कही, हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत बोलते हैं कि ग्रीन एनर्जी ग्रीन एनर्जी पर बहुत ज्यादा बोलते हैं। 15 अप्रैल 2024 को उद्घाटन जो है वो मुख्यमंत्री जी ने एक पेखूवाला में 32 मेगावाट के एक ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट का किया है, और जिसमें 220 करोड़ रुपए खर्च हुए। और सिमिलर इसी तरह का प्रोजेक्ट जो है वो 35 मेगावाट का गुजरात में होता है, वो 140 करोड़ में पूर्ण हो जाता है, और यहां 220 करोड़ रुपए में वही प्रोजेक्ट। और मेगावाट में भी फर्क है कि यहां का जो प्रोजेक्ट है वो 32 मेगावाट का है, और जो गुजरात का जो प्रोजेक्ट है वो 35 मेगावाट का है। और प्रोजेक्ट कॉस्ट को लेकर के मैं बड़ा साफ कहना चाहता हूं कि अगर टेरेन का इशू होता तो भी समझ में आता। जहां ये प्रोजेक्ट है ये गुजरात की तरह ही एक तरह का समतल इलाका है। क्या इस पर जांच होने का कोई कारण नहीं बनता है? बनता है, लेकिन उसके बावजूद भी सारी चीज का जवाब देना मुश्किल लग रहा है। और इसके अलावा बाकी सारी चीजों को लेकर के हम यही कहना चाह रहे हैं कि झूठ बोल करके आप सत्ता में आए थे। जो गारंटियों का जिक्र आपने कहा था, कल हम उम्मीद कर रहे थे कि बहुत सारी गारंटी के बारे में बात सुन रहे थे कि ये होगा वो होगा, लेकिन भाषण राजनैतिक हुए। पानी पी पी करके भारतीय जनता पार्टी को कोसा गया। और दुर्भाग्य तो यह है कि भाषण की वहां पर होड़ लगी रही, कौन ज्यादा बोलेगा, और कांग्रेस पार्टी की प्रदेश अध्यक्षा को बोलने से रोका गया। उसकी आपने सारी वीडियो क्लिप्स आपने देखी होगी, और मैं समझता हूं एक महिला नेता के नाते कांग्रेस पार्टी की प्रदेश अध्यक्षा का ही अपमान अगर आप उस सम्मान समारोह यानी कि उस 2 साल के कार्यकाल के जश्न के कार्यक्रम में करते हैं, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और कोई हो नहीं सकता है। उनको भी बख्शा नहीं गया। और दूसरा मुझे सबसे बड़ा हैरानी की बात है, एक नेता दिल्ली से आए और वो रावण रावण कहते रहे यहां पर। उससे उनको स्पष्ट करना चाहिए वो क्या कहना चाह रहे हैं, किसको रावण बोल रहे हैं। अगर ये टिप्पणी का संदर्भ उनमें अगर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री से मैं समझता हूं, उससे बड़ा दुर्भाग्य कोई हो नहीं सकता है। उनको इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। और मैं यही कहूंगा कि एक नेता, खासतौर से
जो उप मुख्यमंत्री वहां पर, मुझे लगता कि थोड़ा वो हिल गए। मैं उनके बारे में अब ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूं। जब विपक्ष में थे तब भी मैं देखता था, कई बार उनको ऐसा दौरा पड़ता था, रात के 2 बजे भी वो कमरे में रिकॉर्डिंग करके अपने वीडियो जारी करते थे। आप लोगों ने भी सुनी होगी। आपने बहुत कर लिया। उस वक्त भी हमारे खिलाफ जो बोलना था विपक्ष की भूमिका थी। और क्या क्या नहीं बोला। न सब्र है, न संयम है, न शर्म है। और सही मायने में उनकी फ्रस्ट्रेशन है कि वो सत्ता में रहते हुए भी वहां पर विपक्ष की ही भूमिका की तरह एक तरह से हैं। वो उनकी हालात है। और जो लंबरदार वाला जो उदाहरण वो सुना रहे थे, उस सिलसिले में तो इतने कहूंगा। मैं तो 5 वर्ष में मुख्यमंत्री रह लिया। अब कई बार हटाने के लिए प्रयत्न करते रहे। जो साजिश षड्यंत्र आप निम्न स्तर तक, जहां तक जा सकते थे, आप गए। लोएस्ट पॉइंट तक गया हुआ व्यक्ति। लेकिन उसके बावजूद भी हमने 5 साल का कार्यकाल पूरा भी किया और हिमाचल प्रदेश की जनता की सेवा भी की। आज भी लोग उन योजनाओं को याद करते हैं। लेकिन वो नंबरदार वाली जो बात है, मुझे लगता कि उन पर फिट हो सारा पिंड मुक जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन मुझे लगता नहीं कि उनकी बारी आएगी। ये स्थिति में उन पर ही कहता हूं। और जिस तरह से अधिकारियों को वहां पर मंच पर से चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी के बारे में टिप्पणी की गई, वो सरकार का एक आलम है। एक सामने आईने में वो दिख रहा है सारी चीजें। उसका मतलब क्या है कि फ्रस्ट्रेशन ही फ्रस्ट्रेशन है। भड़ास निकाली जारी है। समोसा हमने तो खाया नहीं। जांच के आदेश आपने किए, फजीहत आपकी हुई। टॉयलेट टैक्स के बारे में हमने कुछ नहीं बोला, नोटिफिकेशन आपने जारी की और फजीहत आपकी उसमें हो रही है। ये तो खड़गे जी ने ऊपर से थोड़ा खड़खड़ किया, उसके बाद रुका मामला वो। अन्यथा मंशा तो बड़ी साफ थी आपके टॉयलेट टैक्स लगाने की, उसमें कोई दो राय नहीं। अब कह रहे कि भी कि जयराम टॉयलेट सारा दिन बैठा रहे, उसके बावजूद भी जो टैक्स लगे तो वो हमको बताना जरा। आप क्या भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं? एक एक नोटिफिकेशन आपकी की हुई है। क्या ये सही नहीं है कि आपने 2 साल से खाली पड़े पदों को समाप्त करने की नोटिफिकेशन की? हमारा दोष है उसमें क्या? 1,50,000 पद आपने समाप्त कर दिए। यह प्रश्न हमारा पूछने का बनता नहीं क्या? क्या यह सत्य नहीं है कि अधिकारियों को जिस प्रकार की अब धमकियां देने के साथ साथ में अब मीडिया पर भी आ गई कि वो छापो जो हम बोल रहे हैं, ये सरकार चलेगी? अरे सरकार आप चलाइए, दबा करके मत चलाइए। आपकी कोई परवाह नहीं करता। यहां पर कि सोचे कोई भी सरकार है और दबाव डाल करके, चिल्ला करके अपनी बात कहने की कोशिश करेंगे, उस सारी चीज को कोई बर्दाश्त नहीं करने वाला है। हम लोकतंत्र में रहते हैं। हमारी आवाज नहीं दबाई जा सकती है, ना ही मीडिया की कलम को तबाह किया जा सकता है, ना ही उसको दबाया जा सकता है। ये लोकतंत्र है, हम लोकतंत्र में रहते हैं। थोड़ा सहन करके बात करिए, सोच समझ करके बात करिए। मैं यही कहूंगा। कुल मिलाकर के मित्रों, एक जनाजा था देखने का। वो कल जनाजा निकाला उनने अपने 2 साल के सरकार के कार्यकाल का, जिस पर पूरा हिमाचल प्रदेश आज हंस रहा है। जहां विकास के नाम पर सारी चीजें रुकी पड़ी है, गारंटियां ज्यों की त्यों खड़ी की खड़ी पड़ी है। आपका हिम केयर बंद पड़ा हुआ है, आपका जनमंच बंद पड़ा हुआ है, सहारा योजना बंद पड़ी है, आपकी गृहिणी सुविधा योजना बंद पड़ी है। आपके हिमाचल प्रदेश में
जो हमारी शगुन योजना थी वो बंद पड़ी है, मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना बंद पड़ी है, जिससे बहुत सारे नौजवानों को लाभ मिलता था। आपने युवाओं के साथ भी धोखा किया, आपने महिलाओं के साथ भी धोखा किया, जो 1500 का वादा किया था और आप वादे से मुकर गए हैं। और इसलिए कल की सभा में ये सारा जो एक्सपोजर हुआ है उस कार्यक्रम में, तो उसमें मुझे लगता है कि हकीकत आपके सामने ठीक है। आपने बसों में लोग उठा करके वो लोग लाए, बहुत बड़ी तादाद तो उसमें सरकारी कर्मचारियों की थी। और एक बात मैं ज़रूर और कहना चाहता हूँ, जो यहाँ 264 रुपये 1.5 किलो का हीटर का जो है वो लिया गया, और बयान दिया उस मंडी जिला सराज के रहने वाले मोहनलाल ने न्यूज़ 18 से फ़ोन पर बातचीत में बताया कि उन्होंने इस दौरान कंडक्टर से कहा कि यह घरेलू सामान है, तो लिस्ट दिखाई और कहा इलेक्ट्रॉनिक आइटम का किराया लगता है। जब इस मामले में कंडक्टर को तर्क दिए तो उन्होंने कहा कि वह हीटर क्यों ले जा रहा है। मोहन ने बताया कि 1300 रुपये का हीटर था और वह कांगड़ा में सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ते वहीं ले जा रहे थे। गौरतलब है कि शिमला से धर्मशाला की दूरी 241 किलोमीटर है और इससे पहले मंडी से औड तक के लिए कुकर का जो है 23 रुपये का टिकट काटा गया था। ये सारी चीज़ों को लेकर के कह रहे हैं कि हम FIR दर्ज करेंगे। दर्ज करिए उन लोगों के खिलाफ जिन लोगों ने बयान दिया। हम तो वही प्रतियां आपके सामने दे रहे हैं, वो हमारे सामने डिटेल्स हैं। तो इसलिए मैं आप सबके बीच में मित्रों आज की इस पत्रकार वार्ता के माध्यम से यही कहूँगा कि ये हिमाचल प्रदेश का दुर्भाग्य है। कांग्रेस पार्टी की सरकार का 2 वर्ष का कार्यकाल जश्न लायक कोई चीज़ ना होने के बावजूद भी जश्न मनाया गया। 25 करोड़ रुपए से ज़्यादा का पैसा इस पर फूंक दिया गया, जबकि हमारे नौजवानों को रोज़गार नहीं, विकास के कार्य सारे ठप पड़े हैं, गारंटियां जहां की तहां खड़ी की खड़ी पड़ी हैं। आउटसोर्स कर्मचारियों को 10,000 से ज़्यादा उनको निकाल दिया गया है और उसके बाद आउटसोर्स कर्मचारियों को पिछले 4 महीने से सैलरी नहीं मिल रही है, लेकिन 25 करोड़ रुपए जश्न पर बर्बाद कर दी। थैंक यू। ठाकुर साहब, कल के आयोजन में आप ही निशाने पर रहे कांग्रेस के मुख्य तौर पर। जी धन्यवाद। पर अब आपने जो कल राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा, कच्चा चिट्ठा, तो आप कह रहे हैं इसमें तथ्य है, सब कुछ है, तो सेंटर में तो आपकी एजेंसियां ये सारी चीज़ों का दरवाजा भी खुला है। हम इस बात को लेकर के एक ही चीज़ कहना चाह रहे हैं कि सरकार के पास यहाँ पर प्रदेश स्तर पर भी एजेंसीज हैं, जांच तो करें, अपने आप तो संज्ञान लें इन सारी चीज़ों को। ये आरोप हैं, ये गंभीर आरोप हैं, खुलेआम हैं, तथ्य पर आधारित है। जहां सेंट्रल एजेंसी की बात होगी उसके बाद उसके बारे में बात होगी तो बाद में बात होगी, लेकिन हम चाह रहे हैं कि पहले तो स्टेट गवर्नमेंट करे और हमारे आरोप है, इन आरोपों का पहले जवाब तो दे। और वो जवाब देने के लिए वो राजनीतिक भाषण दिए जा रहे हैं, चीख करके जिस प्रकार से उछल करके वो दे रहे हैं। तो मुझे तो इस बात को लेकर के हैरानी है कि उपलब्धि के नाम पर जब कुछ नहीं होता है तो तरीका यही होता है कि आप ऊंचे बोलो। कल उन्होंने एक बात बोली वहाँ पे बिलासपुर में जी ने कि जयराम जी इस्तीफा दें या मैं इस्तीफा दूंगा पॉलिटिक्स से, कि पेंशन और तनख्वाह अगर एक भी व्यक्ति बता दे जिसको नहीं। मैं बता रहा हूँ आपको, एक क्या आप डिमांड करेंगे उनकी देना चाहिए? नैतिकता अगर है तो आज ही दे देना चाहिए, थोड़ी सी भी नैतिकता अगर है। हिमाचल प्रदेश में सड़कों पर उतरे HRTC पेंशनर्स, सुक्खू सरकार से 850 करोड़ रुपए लंबित राशि का भुगतान की मांग की है, तो पिछली बात है। और जो पिछली बार जो है वो 12 नवंबर को शिमला HRTC द्वारा जो है प्रदर्शन किया, अभी तक नहीं मिली पेंशन। अगर नैतिकता है तो त्यागपत्र दे। और आज मेरी जानकारी के मुताबिक आज 12 दिसंबर है, HRTC की पेंशन आज डाली है। जहां हमने त्यागपत्र की बात कही है तो कल की डेट से उसको मान लिया जाए, और कल की डेट में वो पेंशन नहीं मिली थी, त्यागपत्र दे। आपने
कल की भी रात भोर में भाजपा विधायकों ने मुलाकात की थी, घोटालों की सरकार करार दिया। क्या घोटालों की गूंज विधानसभा के विंटर सेशन में भी सुनाई देगी? निश्चित रूप से मुद्दे होंगे, प्रमुख मुद्दे होंगे। सर, ये तो भ्रष्टाचार के आरोप को भाजपा लगा रही है, अधिकतर भ्रष्टाचार के आरोप मुख्यमंत्री या उनके पास जो विभाग है, क्या मंत्रियों को क्लीन चिट है? नहीं, किसी को कोई क्लीन चिट नहीं है। हमारे पास जो इसमें आरोप है इसमें बहुत लंबा है विषय, क्योंकि ये बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है, इसमें बहुत है। मैंने प्रमुख रूप से 4-5 पॉइंट्स पर अपनी बात कही। हमने इसको पढ़ा, आपने एक मुख्यमंत्री कार्यालय और एक लोक निर्माण विभाग का और एक पूर्व सीपीएस की पत्नी का मामला है, तो बाकियों के मामले नहीं। आईपीएस का भी इसमें है, पीडब्ल्यूडी का भी थोड़ा जिक्र इसमें है, उसमें बहुत सारी चीजें हैं इसमें। लेकिन अभी तो हमने ये कहा है कच्चा चिट्ठा, पक्का अभियान बाकी है। एक समय कल मुख्यमंत्री ने कहा है कि एक पहले जो ये कांग्रेस के सलाहकार थे, अब भाजपा के सलाहकार बने हैं, नड्डा जी को 4 पुलिस जेल में रखा है। तो वो राजनीतिक दृष्टि से उनका एक फ्रस्ट्रेशन है। उनका पहले उनके साथ होते थे, साथी होते थे, मिलकर के काम करते थे, आज उनसे वो अलग हुए। ये भी एक वजह जानने की है कि आखिरकार आपके साथी छोड़ करके क्यों गए। उसी में एक बात बोली कि ये आपके लिए जो कहीं ऐसा ना हो कि बीजेपी के विधायक जो है 28 से 20 रह जाए और जो है हमारे जो है 40 से जो है 48 हो जाए। ऐसा है कि मुझे लगता है कि वो गणित के मामले में खराब है काम, और वो काम उनको इस बात को महसूस करना चाहिए कि पूरी सरकार लगी, लेकिन उसके बावजूद भी वो मुश्किल से जितने थे उतने हो पाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी 25 से 28 पर पहुंची है। 4 लोकसभा की सीटें हमने जीती है, राज्यसभा की सीट हमने जीती है। जश्न मनाने का अवसर तो हमारा है, और उनका जश्न मनाने का जो है वो हमको समझ में, लेकिन इतना ही उनका है कि जश्न इस बात का मनाओ यारो कि जैसे कैसे गिरते पड़ते 2 साल हमारे पूरे हो गए। उम्मीद नहीं थी। सर, क्या आप जश्न मनाएंगे कि 4 सीटें लोकसभा की आ गई, एक राज्य नहीं, देखिए वो तो हमने जश्न मना भी लिया है। वो तो सरकार 5 साल चलेगी। नहीं, देखो सरकार के बारे में ऐसे में कोई वो भविष्यवाणी ज़्यादा करता नहीं। जो हालात हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के सरकार के हैं वर्तमान में, तो सरल नहीं है, कठिन है। और ऐसे दौर में मुझे लगता है कि सरकार का सिर्फ एक ही काम रह गया है, सरकार जैसे कैसे चलती रहे, बाकी प्रदेश के किसी काम से कोई लेना देना नहीं है। ये हमने हिमाचल प्रदेश के आज तक की सरकारों का पहला ऐसा दौर देखा है जिससे कोई आदमी मिलने आए तो कोई मिलता नहीं है, काम के लिए आए काम उसका होता नहीं है, सरकार बची रहे, इसी बात के लिए ही सारी चीजें चल रही हैं। बस इतना ही है। कल के फंक्शन में सर एक बात आ रही थी कि बीजेपी जो है वो डेमोक्रेटिक सेटअप जो है उसको चुनौती दे रही है, बार एक लोकतांत्रिक व्यवस्था को नहीं मान रही, करने की बात कर रही है। देखिए, सरकार चलाने की जिम्मेवारी हमारी नहीं, वो उनकी है, और हमारी ओर से उनको मदद की उम्मीद रखनी भी नहीं चाहिए। हम विपक्ष में हैं, विपक्ष की भूमिका हम निभा रहे हैं, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं, लोकतांत्रिक मूल्यों का हम सम्मान करते हैं। हमने कोई भी काम ऐसा नहीं किया है और जिसमें लोकतंत्र को चोट पहुंची हो। मेरा साफ शब्दों में उनकी नाराजगी, साथियों की नाराजगी उनसे जिस वजह से भी हुई है, तो नाकामयाबी, नालायकी नेतृत्व की होती है। तो इसलिए इस बात को उनको स्वीकार करना होगा कि उनके साथी छोड़ करके चले गए। सर, वो कह रहे हैं कि दिल्ली में आप पैरवी नहीं कर रहे हिमाचल के हितों की, जो पैसा आना चाहिए उसको रुकवाने के लिए जाते हैं। देखिए, दिल्ली पूरा मदद कर रहा है, लगातार मदद कर रहा है। मैं समझता हूं कि ये एक रोना जो है वो पिछले 2 वर्षों से रोए जा रहा है, इसका कोई औचित्य नहीं, कोई अर्थ नहीं, कोई मतलब नहीं। पूरा केंद्र सरकार का सहयोग है हिमाचल प्रदेश के विकास के लिए, और आज हिमाचल प्रदेश में मैं इस बात को मैं जरूर कहना चाहता हूं कि कर्मचारियों को सैलरी मिल रही है, पेंशन मिल रही है। ये तब मिल रही है जब रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट की 550 करोड़ रुपए की किस्त जारी होती है, तब मिल रही है। और जो सेंट्रल टैक्सेस का शेयर हिमाचल प्रदेश को मिलता है वो मिल रही है। हिमाचल प्रदेश को जो CRF के प्रोजेक्ट्स मिले हैं तब सड़कें बन रही हैं। PMGSY के प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश को 3,000 करोड़ रुपए के मिले हैं, तो तब जाकर के सड़कें बन रही है। अन्यथा
हिमाचल प्रदेश में सरकार विकास किस आधार पर कहाँ कर रही है, किस बजट के माध्यम से कर रही है, इस बात को अगर कांग्रेस के नेताओं से, सरकार के नेताओं से पूछेंगे तो मुझे लगता है कि उनसे आपको जवाब मिलेगा। शून्य है सब जगह। एचआरटीसी लैंड स्कैम वाला इशू विपक्ष की तरफ से विधानसभा में भी उठाया गया था और पिछले लंबे समय से उठाया जा रहा है। ना विधानसभा के अंदर कोई निष्कर्ष पहुंच पाया, ना आज तक कोई एजेंसी इसके ऊपर आई है। कहीं ऐसा तो नहीं विपक्ष पब्लिक माइलेज के लिए मुख्यमंत्री? नहीं, देखिए एक बात तो बड़ी स्पष्ट है, ये माइलेज के लिए हम कह सकते हैं कि थोड़ा वक्त लग सकता है, लेकिन निश्चित रूप से माइलेज इसमें निकलेगी और इसमें डेफिनेटली इसमें इन चीज़ों का असर होगा। थैंक यू वेरी मच प्लीज। थैंक यू। मैं उन पर छोड़ देता हूँ, बार बार अपमानित होना अच्छा नहीं लगता, हमको भी अच्छा नहीं लगता और उनको भी अच्छा नहीं लगता होगा, मैं भी लगता है। बहुत बड़ा आप सभी का थैंक यू वेरी मच। जल्द